मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम के लिए तो जो हमें सेकंड थ्योरम प्रूफ करना है वो कहलाता है मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि अगर हमारे एक बाउंडेड डोमेन डी में, ध्यान दीजिएगा, बाउंडेड डोमेन डी में मॉडुलस ऑफ एफ जेड का मैक्सिमम, मॉडुलस ऑफ एफ जेड का मैक्सिमम बाउंडेड डोमेन डी के किसी इंटीरियर पॉइंट पे अगर अटेन हो जाता है तो जो हमारा एफ जेड होगा वो डेफिनेटली एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर हमारे बाउंडेड डोमेन डी में अगर एक एनालिटिक फंक्शन है हमारे पास एफ जेड, उसका मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू उस डोमेन डी के किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे अगर अटेन होता है तो वो डेफिनेटली जो फंक्शन होगा वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। और ये जो थ्योरम है वो कहलाता है प्रिंसिपल, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। चलिए इसे प्रूफ करते हैं, देखते हैं ये कैसे प्रूफ होगा। यहाँ से प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम एजम्पशंस की बात करते हैं। हमने एजम्पशन क्या ले रखा है, तो हमने ले रखा है कि डी जो है इज डी इज बाउंडेड डोमेन। ये ले रखा है बाउंडेड डोमेन। बाउंडेड का मतलब है कि जो हमारा डोमेन डी होगा वह एक बाउंड्री डेल डी के इनसाइड लाई करेगा, ठीक है। बाउंडेड होने का मतलब ये है कि एक बाउंड्री से हम क्या कर सकेंगे, उसको घेर सकेंगे। तो बाउंड्री उसकी होगी, कोई बाउंड्री होगी। हम क्या करते हैं, बाउंड्री हटा देते हैं इसमें से। बाउंड्री हटा देंगे तो डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ओपन सेट हो जाएगा ना, ये ओपन ही तो है। अगर बाउंड्री हटा दे तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा कुछ ऐसा जो ओपन सर्कल होगा। ये ड्रॉ करते हैं, ये ओपन सर्कल है, ठीक है, ओपन डोमेन है। ध्यान दीजिएगा, ओपन डोमेन है जिसके जिसके पास बाउंड्री नहीं है। ये जो बाउंड्री होनी चाहिए वो है नहीं, तो ओपन सेट हो गया। डी हमारा क्या, ओपन सेट हो गया। और साथ में हमने एफ जेड ले रखा है। एफ जेड वो क्या है, हमारे डोमेन डी में एफ जेड जो है एनालिटिक है। एनालिटिक इन ओपन सेट या ओपन डोमेन डी। ओपन डोमेन डी, ओपन डोमेन डी में हमारा फंक्शन एफ जेड है जो एनालिटिक है। ओके, तो चलिए मैं अच्छे से एक डोमेन बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, इस तरह तो समझ नहीं आ पाएगा। सपोज करते हैं जो हमारा ओपन डोमेन है वो कुछ यही है। ओके, हमारे जो ओपन डोमेन है वो ये डी ओपन डोमेन है। ये ओपन है तो हमें मालूम ही है कि इसके अंदर कोई भी अगर एक पॉइंट लेंगे ए, ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, तो इसके अराउंड एक हमें नेबरहुड मिलेगा या कह लीजिए कि ओपन डिस्क मिलेगा। इस अगर हमारा डी ओपन सेट है तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ए लेंगे तो उसके अराउंड एक ओपन डिस्क मिलेगा जो कि इंटायरली इस डी में क्या होगा, कंटेन होगा। तभी तो बोलते हैं डी इज एन ओपन सेट। ओके, तो वही हम ले रहे हैं। लेट ए बी एन, let A be an arbitrary element, एलिमेंट कह लीजिए या पॉइंट कह लीजिए, सेट है ना, तो पॉइंट ऑफ डी, ठीक है, एंड आर ग्रेटर देन 0 बी अ रेडियस। हम आर ग्रेटर देन 0 को एक रेडियस मान ले रहे हैं सच दैट, ध्यान दीजिए यहाँ पे, रुकिए पेंसिल, हाँ, ये जो ए है, पॉइंट ए है, इसका ये जो हमने नेबरहुड बनाया है उसका एक रेडियस होगा, ठीक है। इस रेडियस को हमने स्मॉल आर बोला है, ठीक है। ये रेडियस इतना छोटा होना चाहिए कि ये जो नेबरहुड हो या ओपन डिस्क हो ये पूरी तरह से कंटेन हो जाए हमारे ओपन डोमेन डी में कंटेन हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है कि लेट ए बी आर्बिट्री एलिमेंट पॉइंट ऑफ डी एंड आर ग्रेटर देन 0 बी रेडियस सच दैट, ये रेडियस कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमें एक क्लोज डिस्क मिले ए को सेंटर मानते हुए
और आर को रेडियस मानते हुए वो इंटायरली कंटेन हो हमारे ओपन सेट डी में। ध्यान दीजिएगा, हमने ये जो ओपन डिस्क ड्रॉ किया है, ए को सेंटर मानते हुए और आर को रेडियस मानते हुए, ओ ये जो ओपन डिस्क ड्रॉ किया है, ये एक्चुअल में ओपन है बल्कि क्लोज है। ठीक है, क्लोज डिस्क हमने एक ड्रॉ किया हुआ है, क्लोज डिस्क। आर सफिशिएंटली स्मॉल हम चूज कर सकते हैं, आर सफिशिएंटली स्मॉल हम चूज कर सकते हैं जिससे कि जो क्लोज डिस्क फॉर्म हो वो इंटायरली डी में कंटेन हो। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सेंटर, इस डिस्क का सेंटर है वो, इस डिस्क का जो सेंटर है वो पॉइंट ए है। ठीक है, और वो डी का ही एक पार्ट। ओके, चल इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक थ्योरम बताने वाला हूँ, कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव। कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव के लिए कॉची इंटीग्रल थ्योरम होता है, वो हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ अ फंक्शन fz, इफ अ फंक्शन fz इज एनालिटिक, ध्यान दीजिएगा, एनालिटिक within and on a domain D, ठीक है, और यू में से क्लोज डिस्क डी, क्लोज डिस्क डी। अगर हमारे पास एफ जेड एनालिटिक है, ये डोमेन डी है, ठीक है, जो बाउंडेड है, बाउंडेड डोमेन है, बाउंड्री के साथ में। ठीक है, अगर हमारा एफ जेड एनालिटिक है इस पूरे डोमेन डी के अंदर और साथ में इस बाउंड्री लाइन पर भी अगर एनालिटिक है, ठीक है, तो इस डी के अंदर कोई भी एक पॉइंट ए लेते हैं, इस डी का एलिमेंट कोई भी एक ए ले लेते हैं, तो उसके लिए जो उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एन डेरिवेटिव होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी। ध्यान दीजिए, मैं बताऊंगा ये कंटूर सी क्या है। इंटीग्रेशन ओवर कंटूर सी ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस वन डी जेड। ठीक है, ये होता है हमारे पास फंक्शन का nth डेरिवेटिव at an interior point A, at an interior point A of a domain D where the function fz is analytic within and on the closed domain D। ठीक है, तो इसके लिए nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले का हमने यूज कर रखा है एनालिटिक कंटिन्यूएशन में भी, इसलिए मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग n इज इक्वल टू जीरो। अगर हम यहाँ पे n जीरो कर दें तो n इज इक्वल टू जीरो कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा जीरोथ डेरिवेटिव ऑफ ए, जिसको हम बोल सकते हैं एक्चुअल फंक्शनल वैल्यू एट ए। बोल सकते हैं जीरो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किया है नहीं तो एक्चुअल फंक्शन ए हो जाएगा। और एन जीरो का फैक्टोरियल, ये देखिए एन है ना, फैक्टोरियल एन मतलब फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन, टू पाई आई तो फ्री ऑफ एन है, इंटीग्रेशन ओवर कंटूर सी एफ जेड, और नीचे आएगा जेड माइनस ए डी जेड। ओके, और चूंकि हमने जो डोमेन डी लिया था वो क्या था, ओपन सेट था, उसके अंदर एक पॉइंट ए लिया था हमने, और जो हमारा एफजेड था, जो हमारा एफजेड था इस इंटायर डोमेन ओपन सेट डी में क्या था, एनालिटिक था। इसका मतलब इसके अंदर हर एक पॉइंट पे वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो डी के अंदर कोई भी एक पॉइंट ए लेते हैं, उसके अराउंड एक क्लोज नेबरहुड ड्रॉ करते हैं जो डी में इंटायरली कंटेन हो, तो जो हमारा फंक्शन है वो ए के इंटीरियर ऑफ नेबरहुड में भी एनालिटिक होगा, और ए के बाउंड्री, इस बाउंड्री नेबरहुड पे भी क्या होगा, वो एनालिटिक होगा। इसलिए हम इस थ्योरम को, कॉची इंटीग्रल थ्योरम को यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने ये लिया है। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी अभी जो हमने थ्योरम बताया, कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर एन डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, ये हम यूज कर सकते हैं। ओके, अभी ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बताने वाले हैं कि इंटीग्रेशन, उसमें जो कंटूर सी के अबाउट इंटीग्रेशन था वो होता कैसे है। हमने एफ ए को लिखा था, सॉरी, वन बाई टू पाई आई, वन बाई टू पाई आई इंटीग्रेशन ओवर कंटूर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस सी
डी जेड। ठीक, देखिए जो कंटूर सी होता है वो हमारे डोमेन डी के, ये डोमेन डी है, डोमेन डी के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट ये जो ए है उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड जो हमने स्मॉल नेबरहुड ड्रॉ किया होता है उसी का शेप होता है। तो अभी हमने क्या ड्रॉ किया है, एक क्लोज डिस्क ड्रॉ किया है। क्लोज डिस्क का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए, ठीक है, क्लोज डिस्क है ना, वो लेस देन सम रियल वैल्यू होगा, और अभी हम मान लेते हैं आर, और लेस देन ना लिखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू आर लिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्लोज डिस्क है। ठीक है, यही तो होगा जो हमारे क्लोज डिस्क का, अगर हम इक्वेशन बात करें तो यही होगा। ए को सेंटर मानते हुए हमने क्लोज डिस्क ड्रॉ किया है जो इंटायरली कंटेन है हमारे ओपन से डी में। ठीक है, तो ये होगा, और यही है हमारा कंटूर। जो सी कंटूर है हमारा, कंटूर का मतलब जो हमारा कर्व है वो यही तो है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू आर। हम कंटूर का मतलब उस कर्व की बात करते हैं। तो कर्व क्या है, हमारी ये एक्सटीरियर वाला जो पार्ट है, एकदम से एक्सटीरियर बाउंड्री जो है उसी को कंटूर सी कहते हैं। ठीक है, तो वो इज इक्वल टू आर वाला हो जाएगा पार्ट। इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस, इसी को मॉडुलस हटा रहे हैं। ठीक है, तो जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और हम इसको डेरिवेट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। ठीक है, और सॉरी सॉरी सॉरी, डिफरेंशिएट करेंगे हम इसे जेड के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जेड। जेड के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके लिए क्या मिल जाएगा हमें, जेड मिलेगा केवल, सॉरी, वन मिल जाएगा, वन। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में वन आएगा, और ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। और इधर करेंगे तो आर बाहर आ जाएगा, ई की पावर आई थीटा के लिए ई की पावर आई थीटा ही मिलेगा। और आई थीटा चूंकि जेड के लिए कोई वैल्यू तो थी नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई आ जाएगा बाहर। और थीटा के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, चूंकि ये वेरिएबल है, तो डी थीटा बाई डी जेड हो जाएगा। डी जेड जो है यहाँ के मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा डी जेड इक्वल टू आर आई ई आई थीटा डी थीटा। ठीक, यहाँ से भी मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम इस वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने इंटीग्रेशन में, ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने इंटीग्रल इक्वेशन में यहाँ, तो देखते हैं क्या मिलता है। हमें मिलेगा एफ, ओ सॉरी एफ ए है, एफ ए। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन। अब देखिए ये कंटूर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ना, तो कंटूर में हमारे थीटा आ गया, थीटा जहां पे वेरी करेगा वो हम लिखते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल बना हुआ है, ये पूरा कंप्लीट सर्कल बना है। सर्कल कब बनता है, जब थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई होती है। ठीक है, 0 to 360 डिग्री हम जब रोटेट करते हैं तब हमारा एक कंप्लीट सर्कल बनता है, वही तो हमारा कंटूर सी है। तो उसमें थीटा आने वाला है जब ये जो अपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसलिए हम थीटा के इंटायर रेंज वैल्यू के ओवर में हम इंटीग्रेट करते हैं। तो 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे एफ जेड के लिए हम क्या रखने वाले हैं, एफ इज इक्वल टू जेड। जेड हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ से, यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू क्या आएगी, आर ई की पावर आई थीटा प्लस ए आने वाला है ना, तो वही हम रखते हैं, आर ई की पावर आई थीटा प्लस ए आ जाएगा। और नीचे जेड माइनस ए के लिए भी हम वही वैल्यू पुट करेंगे, आर ई की पावर आई थीटा, ये वाली वैल्यू ध्यान दीजिए, यहाँ यहाँ जो वैल्यू है इसी वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं। ए को ऊपर वाले के लिए हमने क्या किया, ए को ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, तो वो हो गया आर ई की पावर आई थीटा प्लस ए हो गया, हमने यहाँ इंटीरियर में पुट कर दिया। और लोअर में तो जेड माइनस ए की वैल्यू पुट करनी थी, तो वो आर ई की पावर आई थीटा हो गया। अब डीजेड की वैल्यू अगर हम पुट करें तो जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, देखिए ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, आर आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा, डीजेड की जगह पे पुट करेंगे, तो लिखते हैं आर आई ई की पावर आई थीटा थीटा एंड डी थीटा। ओके, यहाँ देखिए आर आर कैंसिल हो जाएगा, आई
और ये वाली आई, बाहर वाली आई कैंसिल हो जाएगी, ये आई खत्म। ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा कैंसिल, हमें क्या मिलेगा, एफ ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 पाई, ध्यान दीजिएगा 0 to 2 पाई एफ आर ई की पावर आई थीटा प्लस ए डी थीटा मिलेगा। नीचे की तो सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। और ये क्या है हमारे पास, ये दिस इज नथिंग बट, यहाँ से देखिए, और रुकिए फिर से मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा क्या था, लिखा था हमने एज्यूम क्या किया था, मॉड और जेड माइनस ए इक्वल टू आर, एज्यूम किया था कंटूर के लिए, और यहाँ से हमें मिले था जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, ये मिला था, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हमने आर ई की पावर आई थीटा प्लस ए कर रखा है, प्लस ए वो जेड की वैल्यू है, मतलब इसको जेड, इसको हम जेड लिख सकते हैं ना, वही लिख रहे हैं। एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ जेड डी थीटा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब हम मॉड वैल्यू, यहाँ पे मॉड अप्लाई कर रहे हैं, टेकिंग मॉड ऑन बोथ हैंड साइड। मॉड लेने पे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एफ ए इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन क्यों होगा अभी हम बताते हैं, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऊपर 0 to 2 पाई मॉड ऑफ एफ जेड डी जेड, ओ सॉरी डी थीटा, ठीक है। मॉड ले लिया है हमने, तो ये हमें मिला हुआ है, इसको हम इंटीग्रेशन मतलब इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। 1 तो इसे नहीं बोला जाएगा, ऊपर किसी इक्वेशन को 1 बोला जाएगा, बट अभी जैसे भी नीड पड़ती है वैसे मैं बताता हूँ। देखिए ये क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई ऑफ एफ जेड डी जेड, इसका मतलब क्या होता है, समेशन होता है मोर देन वन वैल्यू ऑफ एफ जेड डी जेड, मतलब कि स्ट्राइप्स के फॉर्म में, स्ट्राइप्स के फॉर्म में ये फंक्शन एफ जेड का जो समेशन होता है वही तो इंटीग्रेशन होता है। और हमें पता है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, समेशन, और समेशन मॉडुलस हमेशा ही बड़ा होता है एज अ होल मॉडुलस में, तो वही यहाँ पे था, एफ ए सिंगल टर्म था और ये क्या था इंटीग्रेशन के टर्म में था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ओके, इसलिए हमने ये लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो एफ जेड है वो फ्री ऑफ थीटा है, फ्री ऑफ क्या है, थीटा, थीटा से तो मुक्त है, इसका मतलब हम इसे बाहर लिख सकते हैं, तो बाहर लिख देंगे तो वो हो जाएगा mod of fz is less than equals to 1/2 पाई mod of fz, और इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1 का, और 1 का जो इंटीग्रेशन ये होगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 पाई आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1/2 पाई mod of fz इंटू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा mod of fa लेस देन इक्वल टू f mod of fz, यहाँ से हमें मिला एक इक्वेशन। यहाँ पे जेड जो है वो कहाँ वेरी कर रहा है, जेड वेरी कर रहा है ए को सेंटर मानते हुए स्मॉल आर रेडियस का जो हमने क्लोज डिस्क बना रखा था, उसमें क्लोज डिस्क बना रखा था जो हमारे ओपन सेट डी में कंटेंट था, ठीक है, उसमें जब है जेड तब यह क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। और साथ में हमने मान क्या रखा है, एजम्पशन क्या रखा है, बाय आवर एजम्पशन, हमने एजम्पशन में मान रखा है कि मॉड ऑफ एफ जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अटेन हो रहा है मॉड ऑफ एफ ए पे, मतलब कि मॉड ऑफ एफ ए जो है
वो मैक्सिमम ऑफ एफ जेड है, जहां पे ए जो है हमारे ओपन डोमेन डी का एक एलिमेंट है। ठीक, ये मान रखा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि एफ जेड का जो मैक्स एफ जेड के पूरे इंटायर एफ जेड का, जहां पे जेड वेरी करेगा पूरे हमारे डोमेन डी में, ठीक है, उसका मॉडुलस जो होगा हमेशा ही छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है मॉड ऑफ एफ ए की, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड है वो मॉड ऑफ एफ ए ही है। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन मिलेगा। ध्यान दीजिए, एक इक्वेशन मिला। इसको इक्वेशन नंबर नेम देते हैं बी नेम देते हैं। अभी मैं बताता हूँ ए नेम कैसे दिया जाए। मैंने माना था ना किसी को। हाँ, ये जो है, ये देखिए, ये इसको इक्वेशन नंबर ए बोलते हैं, और मैं लिखता हूँ दोबारा से। इक्वेशन ए हमने लिखा है कि मॉड ऑफ एफ ए is less than or equals to mod of fz mod of fz, where z is varying over closed disk with centered a and radius small r, which is entirely contained in our open domain d। ये है। और b से हमें क्या मिला? b में ध्यान दीजिएगा, ये जो z है इंटायर d में वेरिएट कर रहा है। इसका मतलब ये जो z है वो जब वेरी करेगा क्लोज डिस्क ए आर में, जो कि सबसेट है डी में, उसके लिए भी ये क्या होने वाला है? उसके लिए भी ये ट्रू होने वाला है। वही हम यहाँ पे लिखते हैं कि एफ जेड मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ए वेयर जेड इज अच्छे से, ये जेड है, जेड इज एलिमेंट ऑफ क्लोज डिस्क विच सेंटर्ड ए एंड रेडियस आर सबसेट ऑफ डी। ठीक है, ये हमने मान रखा था ए, ये हमने मान रखा था बी, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ए। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं सी। ये मिलेगा। अभी ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा। अभी ये कब की बात चल रही है? ध्यान दीजिएगा, ये जेड जो है हमारा, जेड जो है वो एलिमेंट है क्लोज डिस्क विथ सेंटर्ड ए। रुक जाइए, यह क्लोज डिस्क विथ सेंटर्ड ए एंड रेडियस स्मॉल आर में वेरी कर रहा है। ये तब की बात है। ओके, और ये हमने मान रखा था जो कंटूर था, या फिर इसके लिए हमने मान रखा था जो कंटूर था, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा था। ओके, था ना? और हम जेड को यहाँ से लिख पा रहे थे आर ई की पावर आई थीटा। तो यार, ये तब था जब हमने जेड माइनस ए लिखा था, ये मोड नहीं था। ठीक है, तब था। आर को लिख सकते थे, जेड को ये लिख सकते थे। ओके, और हमने ये भी देखा कि इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 2 पाई ऑफ वन डी थीटा जो है वो क्या था? 2 पाई था। ठीक है, वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। मॉड एफ जेड को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 2 पाई मॉड एफ ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। और एफ जेड को हम ऊपर से बताते हैं एफ जेड को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया था। कहाँ गया एफ जेड? चलिए मैं यही बता देता हूँ। ठीक है,
एफजेड के लिए भी तो हम वो कर सकते हैं जो यहाँ पे किया है, वही करेंगे। 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 पाई से डिवाइड, मॉड ऑफ एफजेड। ओके ओके। अब न्यूमरेटर 2 पाई को हम रिप्लेस करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू से, तो यहाँ बचेगा 1/2 पाई। ओके, mod of fz integration over 0 to 2 pi into 1 into d theta is equals to, यहाँ पे भी वही करेंगे, तो कैसे एडजस्ट कर दें। न्यूमरेटर 2 पाई को अगेन हम उसी से रिप्लेस कर रहे हैं, 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन into 1 into d थीटा, और ये जो मॉड एफ है वो तो लिखना ही होगा, लिख लेते हैं मॉड। ठीक है, अभी अभी हमने बताया है, ये देखिए अभी के लिए अगर इसे कांस्टेंट भी ट्रीट करें तो इसे हम इंटीग्रेशन के अंदर रख सकते हैं ना, वही कर रहे हैं 1/2 पाई, क्योंकि ये जेड है ना, वेरिएबल है, तो वो इंटीग्रेशन के अंदर ही रह सकता है, तो ये हो जाएगा 0 to 2 पाई मॉड ऑफ एफ जेड, थोड़ा सा लैग कर रहा है पीछे, डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई मॉड ऑफ, मॉड को अंदर ही कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 पाई है ये, मॉड ऑफ एफ ए डी थीटा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन के अंदर या बाहर दोनों ही जगह लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वेरिएबल था, इसलिए जब इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहना चाहिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ जेड, रहने दे, रहने ही दिया जा सकता है, चलिए रहने दीजिए, मॉड डी थीटा, और इसको लेफ्ट हैंड में ट्रांसपोज कर देते क्या हो जाएगा, -1/2 पाई 0 to 2 पाई मॉड ऑफ एफ ए डी थीटा। अब हम कंबाइन कर सकते हैं कॉमन लेकर, ठीक है, इंटीग्रेशन के ही रूल का यूज करके, तो हम लेते हैं 1/2 पाई कॉमन, इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 पाई, अंदर वैल्यू आएगी हमारे पास मॉड ऑफ एफ जेड। हम बताते हैं जेड वैरी करेगा कहां से कहां तक, वो याद रखिएगा, जेड जो है क्लोज डिस्क ए आर में वैरी करेगा, ठीक है, माइनस मॉड ऑफ एफ ए डी थीटा, ये तो इक्वल टू 0 रहेगा ना, तो ये इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, सिंस एफ जेड जो है पॉजिटिव वैल्यू है, एफ ए भी जो है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और एफ जेड कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एनालिटिक था ना। अब अच्छा बताते हैं, जेड जो था हमारे क्लोज डिस्क सेंटर्ड एट ए एंड रेडियस आर, ये ये हमारा डोमेन डी है, उसका पॉइंट ए है, इसी के अंदर एक क्लोज डिस्क हमने ड्रॉ कर रखा है, इसी को तो हम ये बोल रहे हैं ये है, और उसी का कोई एक एलिमेंट ले लिए है। इस पूरे डी में क्या था, हमारा एफ जेड जो था एनालिटिक था, तो इस पूरे में भी तो क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, इस बाउंड्री पे भी एनालिटिक हो जाएगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वही लिख रहा है। जो जेड है हमारा, ये जेड है या एफ जेड है, वो कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि मॉड वैल्यू है, तो दोनों ही पॉजिटिव टर्म देंगे, ठीक है। इस पूरे को अगर हम कैपिटल एफ जेड डिनोट कर दें, कैपिटल एफ जेड डिनोट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉडुलस है,
सब्ट्रैक्शन, ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, तो हमेशा ही कैपिटल एफ जेड ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अब याद करिए थ्योरम 1 में जो हमने प्रूव कर रखा था, अच्छा पहले रुक जाइए, ये जो 1/2 पाई है इसको राइट हैंड साइड ले जाके 0 कर देते तो हमें क्या मिलेगा देखिएगा, 0 to 2 पाई कैपिटल एफ जेड डी थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा, मिलेगा ना। और थ्योरम 1 में मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हमने फर्स्ट थ्योरम प्रूव किया था कि अगर एक फंक्शन है जो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान दीजिएगा, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, साथ में इस डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट टी लेते हैं, हाँ इस डोमेन का कोई भी एलिमेंट टी लेते हैं तो उसमें ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू देती है, तो उस और उसका अगर कोई भी इंटीग्रल 0 आता है, ठीक है, 0 आता है, तो वो जो फंक्शन होता है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है विद वैल्यू 0। फर्स्ट थ्योरम हमने अभी प्रूव किया था, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ जेड माइनस मॉड में था ना, मॉड ऑफ एफ जेड माइनस मॉड ऑफ एफ ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ए, यहाँ से मिलेगा। ये कब के लिए है, जब z बिलोंग कर रहा है क्लोज डिस्क विद सेंटर्ड ए एंड स्मॉल रेडियस r, ठीक है, जो कि कंटेंट है पूरी तरह से डी में। या फिर इसी की बात करते हैं, ये जो जी है क्या है, वो एलिमेंट है क्लोज डिस्क डी का, तब ये होल्ड हो रहा है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब हमारे पास एक होता है, बताते हैं थ्योरम का नेम मैं भूल गया, आइडेंटिटी थ्योरम होता है, आइडेंटिटी थ्योरम एक होता है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी थ्योरम, चल इसमें क्या होता है कि अगर हमारा एक फंक्शन एफ जेड है वो ओपन कनेक्टेड डोमेन में एनालिटिक है, ध्यान दीजिएगा, ओपन कनेक्टेड डोमेन में एनालिटिक होता है, ठीक है, जो कि है भी, मैं क्लियर भी करता रहता हूँ, ये जो हमारा ओपन डोमेन डी था वो कनेक्टेड भी था क्योंकि इसमें कोई भी होल नहीं था, होल का मतलब कि इसमें से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग नहीं था, इसलिए ये ओपन तो था ही, साथ में कनेक्टेड डोमेन हो गया जिसमें हमारा फंक्शन एफ क्या था, एनालिटिक था, ठीक है, या कह लीजिए हम कैपिटल एफ की बात कर रहे हैं, कैपिटल एफ जो कि ये है, यहाँ वाला कैपिटल एफ की बात करें, क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन एफ है, उसमें से एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन किया गया है, तो अगेन जो हमें कैपिटल एफ मिलता है वो एनालिटिक ही मिलता है, बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ या डिफरेंस ऑफ टू एनालिटिक फंक्शन की जगह एनालिटिक, तो एफ क्या है, एनालिटिक हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए हमने लिखा है, ठीक है। आइडेंटिटी थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ वो एनालिटिक है एक ओपन कनेक्टेड डोमेन में, और साथ में बताते हैं एफ का जो जीरोज हो, एफ का जो जीरोज हो उनकी लिमिट जो हो उस डोमेन में, इसी डोमेन में लाई कर जाए, लाई इन द डोमेन, लाई इन द डोमेन अगर लाई कर जाती है, ठीक है, एफ के जीरोस की लिमिट, अगर कोई भी एक लिमिट लाई कर जाती है उस डोमेन में, तो ये जो एफ होता है वो आइडेंटिकली 0 होता है, मतलब कि कांस्टेंट फंक्शन होता है 0 वैल्यू के साथ, ठीक है, ये है हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम। तो
अभी अभी हमने बताया है कि जो कैपिटल एफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक है इन डोमेन डी, एनालिटिक है। और एफ जेड जीरो कब है, एफ जेड जीरो कब है, अभी अभी हमने प्रूव कर रखा है, जब जेड एलिमेंट है क्लोजर ऑफ डी का। ये हमारा अगर डोमेन डी है, ये हमारा पॉइंट ए है, इसके अराउंड नेबरहुड क्लोज डिस्क बनाया था, यही तो था हमारा क्लोजर डी, यही है। तो जेड को जीरो बनाने वाले, सॉरी कैपिटल एफ जेड को जीरो बनाने वाले जो जेड के वैल्यूज हैं वो क्या है, यही तो पूरी वैल्यू है जो डी में ही तो लाई कर रहा है, मतलब उनकी लिमिटिंग वैल्यू डी में लाई कर रही है। इसका मतलब बाई आइडेंटिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, एफ जेड जो है वो जीरो हो जाएगा फॉर एवरी जेड एलिमेंट ऑफ डी। ओके, यहाँ से हमें मिलेगा एफ जेड की वैल्यू पुट करते हैं, एफ जेड क्या है, मॉड ऑफ स्मॉल एफ जेड माइनस मॉड ऑफ स्मॉल एफ ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू, ओ लिखो यार, मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ए, ठीक है, फॉर एवरी जेड एलिमेंट ऑफ टी। सॉरी थोड़ा सिस्टम लैग हैक कर रहा है, तो हाँ ये यहाँ से मिल गया हमें एक इक्वेशन डी, नेम देते हैं इसे, इक्वेशन डी मिल गया। और हमने सपोज क्या कर रखा है कि मॉड ऑफ एफ ए जो है, तीनों पड़ेगा उसमें आपको मिल जाएगा, मॉड ऑफ एफ ए जो था वो एफ जेड के मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू था, ठीक है, मतलब पूरे इंटायर जेड में, जब जेड को हम वेरी कर रहा रहे थे पूरे अपने डोमेन डी में, तो उसके मॉड का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो एफ ए था, मतलब कि मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ए फॉर एवरी जेड एलिमेंट ऑफ डी था, ठीक है। और इसका यूज अगर हम करें इसमें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि एफ जेड का जो मैक्सिमम है वो और कुछ नहीं बल्कि एफ ए ही है, और वो एफ ए ही है, और केवल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए के लिए नहीं है बल्कि पूरे जेड के लिए है डी में। और अगर एक फंक्शन पूरे डोमेन में ही मैक्सिमम मॉडुलस दे रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली ही जो हमारा फंक्शन एफ जेड है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, एज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। यहाँ से हमने थ्योरम 2 भी प्रूव कर लिया।